नमस्कार, मैं नारायण मेघानी। संगीता जी, आप देख रही हैं, आपको यह सब ठीक लग रहा है तो आप बताइए, उस हिसाब से मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। मेरे पास मेरा फ़ोन है। एम आई ऑडिबल? प्लीज़ गिव मी फीडबैक। બોલો. ઓકે, તો બોલવાનું 2 મિનિટ પછી શરૂ કરી દો. ઓકે, ફાઇન. नमस्कार, मैं नारायण मेघानी, इनिशिएटिव फॉर मोरल एंड कल्चरल ट्रेनिंग फाउंडेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IMCTF, उसका मैं ऑल इंडिया लेवल की जो कोर टीम है उसका सदस्य हूं और उसका जो गुजरात चैप्टर है उसमें सेक्रेटरी के नाते मैं फिलहाल काम कर रहा हूं। इसके पहले मेरे प्रोफेशनल कैरियर में मैंने टोरेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो फार्मास्यूटिकल पावर एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन में कार्यरत है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट CSR के नाते अगस्त 2016 तक काम किया हुआ है। पिछले 4 साल से इसी संस्था के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं DPS की जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट ने जो मुझे ये मौका दिया है, विद्यार्थी, अभिभावक, आचार्यगण, प्रधानाचार्यगण और मैनेजमेंट सबके साथ इस माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बात करने का जो मुझे अवसर दिया है, उसके लिए मैं उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं और कृतज्ञता प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं, हम अभी जिस माहौल में बैठे हैं वो एक वैश्विक महामारी के माहौल में हम सब बैठे हुए हैं। आज से पहले ऐसी महामारी भूतकाल में कभी किसी ने देखी नहीं है। इसलिए हम एक तरह से, आप अपने आप को फॉर्चुनेट भी कह सकते हो और अनफॉर्चुनेट भी कह सकते हो, क्योंकि यह महामारी का प्रकार ऐसा है कि जिसका प्रकोप 200 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। करीब करीब 3.25 लाख लोग अपने जीवन से अपने हाथ धो बैठे हैं, उनका दुखद अवसान हुआ है और काफी लोग अच्छे सौभाग्य से ठीक होकर अपने अपने परिवारों में वापस भी गए हुए हैं। तो जो लोग इस दुनिया को छोड़ के गए हैं, उनके प्रति, उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए मैं उन सबको, दिवंगत आत्माओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और प्रभु उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे,
ऐसे परमात्मा को प्रार्थना भी करता हूं। आज जिस विषय के लिए हम यहां इकट्ठे हुए हैं, मुझे जो विषय दिया गया है उसमें ऐसा कहा गया है कि एंगेजिंग चिल्ड्रन इन लर्निंग एसेंशियल लाइफ स्किल्स ड्यूरिंग कोविड-19। सबसे पहले तो हमारा लर्निंग कोविड-19 के समय में ही बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हम सीख चुके हैं। कोविड-19 से पहले जो हमारी जीवन पद्धति थी, दिनचर्या थी, और अभी कोविड-19 के समय में जो हमारी दिनचर्या है उसमें बहुत अंतर आ चुका है, जिसका हम हमारे दैनिक व्यवहार में अनुभव भी करते हैं। और एक बात और भी हम सबको पता चल गई है और आगे ध्यान में भी रखनी होगी कि आगे वाला जो समय आएगा वो पीछे वाले समय की तरह नहीं होगा, क्योंकि आगे वाला समय कोविड-19 के जो वायरस है वो अगले 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने में चले जाने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें समझाने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, मेडिकल फील्ड में रहने वाले सभी लोग हमें बता रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमें कोविड-19 के साथ जीवन जीना सीखना पड़ेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा लर्निंग हमारे लिए होने वाला है। ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अभी जो हमें टाइटल दिया गया है उसमें 3 शब्द पहले हम थोड़ा व्याख्यायित कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसमें एक शब्द जो मैं थोड़ा बहुत आपसे शेयर कर रहा था वो है लर्निंग। तो लर्निंग इज अ ऑलवेज ऑन गोइंग प्रोसेस, वो कभी खत्म न होने वाला मामला है। मनुष्य जन्म लेता है और आखिरी सांस लेता है, तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। और आज हम विद्यार्थियों के साथ बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों के अभिभावक माता पिता के साथ बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों के शिक्षक, आचार्य, प्रधानाचार्य से बात करते हैं। तो उस मायनों में अगर लर्निंग का शब्द देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि क्लासरूम लर्निंग जो है वो हमें किसी भी प्रकार के किसी भी विषय पे वो 25% लर्निंग हमें क्लासरूम से मिलती है। फिर वो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट हम ले लें, साइंस का सब्जेक्ट लें, हिस्ट्री का सब्जेक्ट लें या लैंग्वेज का सब्जेक्ट लें, कोई भी क्लासरूम हमें 100% लर्निंग नहीं कराता है। तो एक सवाल आएगा कि हमें लर्निंग फिर मिलती कहां से है? अगर क्लासरूम में सिर्फ 25% हम सीखते हैं तो बाकी की लर्निंग हमें कहां से मिलती है? तो उसका जो बाकी का 25% है वो हमें हमारे पीयर ग्रुप में से मिलता है। जैसे कि हम हमारे जो सहपाठी होते हैं, को स्टूडेंट, क्लास फेलोज, क्लासमेट्स जिसे हम कहते हैं, उनसे सीखने को मिलता है। एक एग्जांपल दूं कि मैथमेटिक्स में कुछ हमको होमवर्क मिला है, पर वो होमवर्क में 5 सम हमें आते हैं, बाकी के 5 नहीं आते हैं। तो हम क्या करते हैं? अधिकांश सबसे पहले हम हमारे मित्र का संपर्क करते हैं कि ये सम मुझे नहीं आता है, तुम्हें आता है तो तुम मुझे सिखा दो। तो ये इमीडिएट कॉन्टेक्ट पर्सन हमारे क्लासमेट्स होते हैं। तो बाकी की 25% की लर्निंग हमें हमारे पीयर ग्रुप से मिलती है। तीसरे जो 25% जो होते हैं वो हमें उसी कदम में आगे बढ़ते हुए हम जब प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, उसी विषय का एप्लीकेशन जब हमें दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, क्लासरूम से टीचर या सब्जेक्ट टीचर कोई ना कोई प्रोजेक्ट हमें देते हैं, तो जो प्रोजेक्ट हम करते हैं मिलजुल के 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग या तो 2 लोग, तो मिलजुल के काम करने की जो एक आदत हमें पड़ती है वो लर्निंग भी हमें प्रोजेक्ट के माध्यम से मिलता है। तो इस तरह जब हम किसी भी ग्रेड से ऊपर जाते हैं, मान लो 8वीं से 9वीं में गए, 9वीं से 10वीं में गए, तो 8वीं से जब 9वीं में गए तो 9वीं में गए तब तक हमें 75% हमारी लर्निंग हुई। और लर्निंग में 3 अलग अलग माध्यमों ने हमारी सहायता की। बाकी के जो 25% है वो हमें जीवन का एक्सपीरियंस सिखाता है। इसलिए स्कूल से हम जब बाहर निकलते हैं, कॉलेज से हम जब बाहर निकलते हैं, तो 100% हमारा लर्निंग नहीं होता है।
पर हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस जैसे जैसे हमें उस विषय में जिंदगी में जीने से नए नए मुकामों पे पहुंचते हैं, नए नए चैलेंजेस फेस करते हैं, तो इस हिसाब से हमें नया नया लर्निंग, नए नए सॉल्यूशन निकालने की हमारी बुद्धि अप्लाई करनी पड़ती है, स्वयं को उसमें से रास्ते निकालने पड़ते हैं, तो बाकी का जो है वो हमें उसमें से मिलता है। तो ये हुई हमारे लर्निंग की बात। दूसरे दो शब्द हैं, एक है लाइफ और दूसरा है स्किल्स। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं लाइफ और कैरियर के बीच में। जब भी युवाओं के साथ बात करते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं से जब बातचीत होती रहती है और हम उनसे सीधा प्रश्न पूछते हैं कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो अधिकांश विद्यार्थी या विद्यार्थिनियां ऐसा प्रत्युत्तर देती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं या बनना चाहती हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं वकील बनना चाहता हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, मैं टीचर बनना चाहता हूं, मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं पायलट बनना चाहता हूं। ऐसे प्रकार के अलग अलग इस किस्म के हमको उत्तर मिलते हैं। तो क्या डॉक्टर बन जाना ये हमारा जीवन है? आजकल का युवा सिर्फ कैरियर ओरिएंटेड होता जाता है, इसलिए ये मर्यादित जवाब हमें मिलता है। वो कैरियर को ही जीवन समझने लगता है। इन दोनों का अंतर हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हमारा जीवन है औसतः, अगर मान लिया जाए तो 80 साल की उम्र होती है हमारी। अगर 80 साल की उम्र है तो मुझे करीब 7 लाख घंटे अपने जीवन के मिलते हैं। उन 7 लाख घंटों में से मेरे कैरियर में मैं कितना समय देता हूं? मैं मेरी कैरियर 20 साल, 22 साल या 25 साल के बाद शुरू करता हूं और 60 साल या 62 साल, 62 इयर्स की उम्र तक उसको चलाता हूं। तो करीब करीब मैं 40 साल तक काम करता हूं और औसतन एक साल में 275 दिन काम करता हूं, छुट्टियां निकाल के 365 में से, और औसतन मैं एक दिन में 8 घंटे काम करता हूं। तो इसका अगर जोड़ लगाया तो पूरे 40 सालों में मैं 88,000 यानी 90,000 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करता हूं। किसी भी काम में मैं जुड़ा हुआ रहूंगा फिर भी। तो कहां 7 लाख घंटे मेरा जीवन और कहां मेरे 88,000 या 90,000 घंटे का प्रोफेशनल कैरियर। तो ये मेरा जिसको मैं कैरियर है वो मेरा 12 से 15% के बीच में रहता है मेरी कुल आयु का। हाँ, एक बात जरूर है कि मेरा ये जो कैरियर है वो मेरे जीवन का अर्थोपार्जन का, इकोनॉमी का, कमाने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन होता है, उसमें ना नहीं है। पर वो हमारे जीवन का आधार बन सकता है, या दूसरे 2-4 आधार हो तो उसमें से एक आधार हो सकता है। उसके ऊपर ही, कैरियर के ऊपर ही मेरा जीवन संपूर्ण निलंबित नहीं होता है, क्योंकि मेरे जीवन में मेरे साथ मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे चाचा चाची हैं, मेरे मामा मामी हैं, मौसी है, मेरे नाना नानी है, मेरे दादा दादी हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, मेरा समाज है। इन सबके लिए भी मुझे काम पड़ता है, सबका काम पड़ता है, सबके साथ जीना पड़ता है, और इन सबके बिना मेरा जीवन अधूरा है, मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं। इसलिए कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। हम एनिमल तो है बाकी सब एनिमल्स की तरह, पर हम सोशल एनिमल हैं। तो सोसाइटी के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो हमें जो सीखने की बात यह भी है कि कैरियर से हम अपनी लाइफ को कैसे अलग कर सके। कई लोग पूछते हैं कि लाइफ क्या है, तो सबसे पहला मैं बताऊं कि लाइफ सरल नहीं है। किसी ने भी बता दिया हो हमको कि लाइफ बहुत सरल है, तो वो सरल नहीं है। लाइफ संघर्षमय है। बच्चा पैदा होता है तभी से उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। बच्चा रोता है तो सब खुश होते हैं,
रोता नहीं है तो उसको रुलाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे को रोने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। वहीं से बच्चे का संघर्ष शुरू हो जाता है, हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, आंखें टिमटिमानी पड़ती है, ऐसे हमें रिएक्शन देना पड़ता है। हम माता के गर्भ से अलग होने के लिए हमारे शरीर के नाड़ को काटा जाता है, तो वहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। हमें घाव सहने की शुरुआत वहीं से हो जाती है। तो ये हमारा जीवन है, जीवन की शुरुआत है, और ये एक यात्रा है। माता के गर्भ में से सांस लेना हमने शुरू किया, बाहर आए, बाहर के वातावरण में सांस लिया, और अंतिम सांस तक की हम यात्रा करते हैं। तो प्रथम सांस और अंतिम सांस ये हमारे हाथ में नहीं है, परंतु उसके बीच का जो संघर्षमय जीवन है, वो पुरुषार्थ के द्वारा हम कैसे जीते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो ये जीवन की परिभाषा हमें समझ लेनी चाहिए। हमें प्रत्येक कदम पर, एवरी स्टेप पे, हमें हमारे हर एक कदम का समझकर, सोच विचार कर उपयोग करना पड़ता है, करना चाहिए। बिना सोचे हम कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये है लाइफ, वेरी कॉम्प्लेक्स लाइफ। पढ़ना भी पड़ता है, साथ साथ परिवार का काम भी करना पड़ता है, साथ साथ समाज का काम भी करना पड़ता है। यह सब कॉम्प्लेक्सिटी हमें जो मिला है समय, उसमें ही करना पड़ता है। कहीं भी अगर हम कच्चे पड़ जाते हैं तो हम वीक कहलाते हैं। इसलिए सभी बातों का बैलेंस करते हुए हमें जीवन को बैलेंसिंग में आगे बढ़ना पड़ता है, और इसके लिए हमें स्किल्स की जरूरत पड़ती है। स्किल्स क्या है? कौशल्य है। जीवन जीने की कला अगर हम कहें तो वो कौशल्य है। कुछ कौशल्य उसमें प्रोफेशंस रिलेटेड होते हैं, कैरियर रिलेटेड होते हैं, और कुछ कौशल्य ऐसे होते हैं जो हमें संबंध बनाने हैं, संबंध टिकाने हैं, संबंधों को आगे बढ़ाना है, संबंधों को मजबूत करना है। तो ऐसे संबंध भी हमें सीखने पड़ते हैं, ऐसी स्किल्स, ऐसे कौशल्य, ऐसे व्यवहार हमें सीखने पड़ते हैं। तो ये सीखने की जो कला होती है, ये स्किल्स को ध्यान में रखते हुए हमें ये सीखना पड़ता है। तो ये जो स्किल है वो कौशल्य है, एंड इट कैन बी अवेल्ड। वो हमें जन्म से नहीं मिलता है, गर्भ में थोड़ा बहुत मिल जाता है। हमारे जो भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति की मान्यता है, उसके हिसाब से हमें गर्भ संस्कार मिलते हैं। अभिमन्यु का उदाहरण उसमें सबसे बड़ा है। उसने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह कैसे भेदना वो सीख लिया था, पर हर कोई अभिमन्यु नहीं हो सकता। इसलिए जन्म लेने के बाद संघर्ष करते करते आहिस्ता आहिस्ता हमें सीखना पड़ता है, हमें कौशल्य सीखने पड़ते हैं। हमें सबसे पहले बैठना सीखना पड़ता है, खड़े रहना सीखना पड़ता है, चलना सीखना पड़ता है, दौड़ना सीखना पड़ता है। ये सब सीखने की बातें हैं। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देरी से सीखता है। तो जो स्किल्स होती हैं, वो स्किल होती है, वो सीखने की कला है, सीखी जा सकती है। हमारे अंदर सब पड़ा हुआ होता है। कई बार टीचर्स, मैं बहुत सारे टीचर्स के साथ पिछले कई सालों से प्राइमरी टीचर्स और हायर सेकेंडरी टीचर्स और कुछ कॉलेजों में काम करता हूं, तो मैं जब उनके साथ बातचीत करता हूं तो मेरा एक मानना है, और ये मेरा मानना है तो मैंने तो आगे से सीखा है, महर्षि अरविंद योगी या स्वामी विवेकानंद के लेख पढ़े या उनकी किताबें पढ़ी, तो उनका बहुत स्पष्ट कहना होता है कि कोई किसी को कुछ भी सिखा नहीं सकता। तो कैसे आगे बढ़ना? तो व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है, छुपा हुआ है, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा आचार्य, एक अच्छा गुरु, उसकी जो स्किल्स हैं, उसके अंदर जो पड़ा हुआ है, उसको सरलता से उसके व्यक्तित्व के हिसाब से बाहर निकालता है। तो उसको पता ही नहीं पड़ता कि मैं सीख गया। टीचर नहीं सिखाता है, टीचर फैसिलिटेट करता है, आपको वो मार्गदर्शन करता है कैसे आगे बढ़ना। वो मार्गदर्शक, शिक्षक, आचार्य, गुरु होता है, और बाकी का काम, जैसे मैंने आगे कहा, 75% के लिए हमें स्वयं जूझना पड़ता है। शिक्षक 25% हमें सिखाता है,
मार्गदर्शन करता है, सिखाता है भी नहीं, मार्गदर्शन करता है। बाकी के 75% हमें संघर्ष करके आगे सीखना पड़ता है। तो ये हमें कैसा जीवन जीना, हम 8 साल के होंगे या 10 साल के होंगे या 12 साल के होंगे, तभी हम तय नहीं करते हैं। तभी हमारे मार्गदर्शक, गुरु, आचार्य, माता पिता भी हमारे गुरु बनते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में क्या मेरे बच्चे के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे बच्चे का साइकोलॉजी क्या है, उसकी रुचि किस प्रकार की है, वो सबसे अच्छी तरह माता पिता समझते हैं। इसलिए माता पिता बच्चे को मार्गदर्शन करते हैं। कभी तेरी स्पोर्ट्स में रुचि है तो तू स्पोर्ट्स में जा, स्पोर्ट्स में भी किस में तेरी रुचि है, क्रिकेट में है, हॉकी में है, कबड्डी में है, वॉलीबॉल में है, स्विमिंग में है, चेस में है, ऐसे अनेक एवेन्यूज हमारे लिए उपलब्ध होते हैं। कलाएं बहुत सारी हैं हमारे में, नृत्य कला है, नाट्य कला है, गायन कला है, संगीत है, वाद्य है, पाक शास्त्र है, केश कला है, ये सब बहुत सारी कलाएं हैं। 36 कलाएं हमारे देश में प्रचलित हैं। तो हमारी रुचि माता पिता सबसे अच्छी तरह जानते हैं। उस रुचि के हिसाब से बच्चे की साइकोलॉजी का अभ्यास करके 3 से 5 साल यानी कि 8 साल से 13 साल की उम्र में बच्चे की साइकोलॉजी किस हिसाब से आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से माता पिता ने निर्णय लेना चाहिए। कई बार होता क्या है, माता पिता भी आखिर तो इंसान है, उनसे भी कहीं ना कहीं सोच में गलती हो जाती है कि मैं जो बनना चाहता हूं, समाज में एक हवा लग जाती है, हवा चलती है कि मेरे बच्चे को मुझे डॉक्टर बनाना है, मेरे बच्चे को मुझे इंजीनियर बनाना है, मेरे बच्चे को मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है। तो माता पिता जो नहीं कर पाए, या तो मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि माता पिता के जो सपने अधूरे रह जाते हैं, वो माता पिता अपने बचे हुए अधूरे सपने अपने संतान, अपने बच्चे या बच्ची में से पूरे करवाने का प्रयत्न करते हैं और गलत निर्णय अपने बच्चों के ऊपर ठोक देते हैं। तो ऐसा करने के बजाय बच्चे की साइकोलॉजी समझ के उसकी रुचि किस प्रकार है, उस रुचि के हिसाब से वो क्या जल्दी सीख सकता है, क्या जल्दी सीख लेता है, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये अगर हम करेंगे तो हम हमारी अधूरी वासनाएं, मैं ये कठोर शब्द का प्रयोग करता हूं, वासना शब्द माता पिताओं के लिए, पर आजकल ये दिखने को मिल रहा है, इसलिए मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं कि कई बार माता पिता जबरन, जबरदस्ती उनको कहते हैं कि नहीं तू इंजीनियरिंग में ही जाएगा। अभी उस बच्चे को 10वीं तक मैथमेटिक्स में कुछ नहीं आता है, उसने मुश्किल से 60 नंबर 100 में से लिए हैं, तो आगे वो इंजीनियरिंग में कैसे बढ़ेगा। या मुझे डॉक्टर बनाना है, बायोलॉजी में उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कैसे आगे डॉक्टर बढ़ेगा। पर नहीं, मैं कहता हूं ना तेरे को मेडिकल में जाना है, मैं कहता हूं तेरे को इंजीनियरिंग में जाना है। तो ऐसे जो हम विचार करके बैठते हैं वो ठीक नहीं है, ये हमें विचार बदलने चाहिए। अगर हम जज नहीं कर सकते हैं तो हमें बच्चों की साइकोलॉजी के लिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आजकल मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं। हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे साइकोलॉजिस्ट कौन से हैं उनका संपर्क करके, या तो आजकल बहुत सारी अच्छी विद्यालय, अच्छे स्कूल में ही अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं और उनका कॉम्पिटेंसी टेस्टिंग करवाते हैं, तो बच्चे की रुचि आगे बढ़कर किसमें है वो तय हो जाता है। उसके हिसाब से हम बच्चे को मार्गदर्शन करके आगे बढ़ा सकते हैं। जीवन में कई उदाहरण ऐसे हमने देखे हैं, मेडिकल में गए हो स्टूडेंट्स, दूसरे साल में तीसरे साल तक आगे बढ़े हो, फिर मजा नहीं आया तो छोड़ के वापस पढ़ने आ जाते हैं। इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हो, इंजीनियर हो जाने के बाद भी पिताजी के साथ किराने के दुकान पे बैठ जाएंगे, रेडीमेड गारमेंट की शॉप में बैठ जाएंगे। डॉक्टर्स लोगों को मैंने रियल एस्टेट का काम करते हुए भी देखा है, शुरुआत से ही। इंजीनियर्स लोगों को मैंने कपड़े की दुकान पे बैठे हुए देखा है। तो ये हम दूसरे लोगों की अपॉर्चुनिटी वेस्ट करते हैं, क्योंकि माता पिता ने कहा 16 साल 17 साल की उम्र में बच्चे का विजन इतना वाइड नहीं होता है, इसलिए हम कुछ भी करके बच्चे को धकेल नहीं दे।
बच्चे की रुचि के हिसाब से हम उसे आगे बढ़ाएं। अभी सवाल आता है कि कोविड-19 के समय में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। एक बात हमें समझनी चाहिए, ये जो मैंने पूर्व भूमिका आप सब लोगों को बताई, उस हिसाब से बच्चे का समय, बच्चे की समय सारिणी, ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, परिवार के साथ बैठने की अपॉर्चुनिटी मिली है। आज से 2 महीने पहले तक 20 मार्च तक किसी ने नहीं सोचा होगा कि हमें परिवार के साथ इतना समय बिताना पड़ेगा। ये हमें कंपल्सन मिला है, कंपल्सरी हम परिवार को एक दूसरे को समझने के लिए मजबूर हुए हैं। नहीं तो माता पिता या दोनों, या तो माता या तो पिता या तो दोनों सुबह 9 बजते ही बाहर भागते हैं, शाम को 7-8 बजे थके हुए आते हैं, बच्चों के साथ समय नहीं देते हैं। और ऐसे भागदौड़ करने वाले बच्चों को जब पूछा जाता है कि आप इतनी भागदौड़ क्यों करते हो, तो सबसे पहला उनका प्रत्युत्तर यही होता है, जो स्वाभाविक होता है, कि हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, हम तो अपने बच्चों के लिए करते हैं। अरे भैया, अगर बच्चों के लिए कर रहे हो तो बच्चों को समय तो देते नहीं हो, तो बच्चों के लिए क्या कर रहे हो? बच्चे आपके पैसे मांग रहे हैं या बच्चे आपके समय मांग रहे हैं? ऐसे कई उदाहरण हमको मिलते हैं। बच्चे माता पिता को हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि क्या आप 4 घंटे 6 घंटे हमारे साथ नहीं बैठ सकते हैं? हां, जरूरी होता है, अर्थोपार्जन, इकोनॉमिक, परिवार की जिम्मेदारियां निभाना बहुत जरूरी होता है, पर उसको बैलेंसिंग करते हुए अगर बच्चे हमें देखेंगे कि हमारे माता पिता अर्थोपार्जन भी करते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं और समाज की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, अगर ये सब एक साथ बच्चे हमें करते हुए देखेंगे तो बच्चे भी वो स्किल एक डेवलप करेंगे कि बैलेंसिंग करके सब काम कैसे किया जाता है। तो बच्चों की लर्निंग वहीं से शुरू हो जाती है। जैसे इस आपदा में हम घर में बैठे हैं, तो घर में समय कैसे व्यतीत करना, तो अगर बच्चे की रुचि है पढ़ाई की, तो उनको अच्छी अच्छी किताबें इंटरनेट पे, अगर फिजिकल बुक्स हमारे पास नहीं है तो इंटरनेट पे आजकल तो बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं, वो पढ़ने का उनको कराइए, अच्छी अच्छी आदतें सिखाइए, ध्यान में बैठने का सिखाइए, व्यायाम करने का सिखाइए। 10 से 20 साल की उम्र में बच्चों ने जो व्यायाम कर लिया, वो उनकी 40 साल 45 साल के बाद की फिक्स डिपॉजिट है। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि अभी हम कसरत क्या करें, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, टाइम मिलेगा तब कर लेंगे। पर 10 से 20 साल की उम्र में शरीर को जितना कसरत व्यायाम करवा लिया, वो 40 साल 45 50 साल की उम्र के बाद उतना चुस्त शरीर हमारा रहेगा। ये समझाना चाहिए, मेडिटेशन करवाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है इन सबके बीच में, बच्चों ने रोज अपने आप कम से कम 10 से 15 मिनट अकेले में बैठ के अपने आप से पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। मुझे अच्छा इंसान बनना है, ये सोच रखते हुए हमें रोज अपने साथ बातचीत करनी चाहिए। मैंने आगे पूछा कि बच्चों को पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, तो प्रोफेशन के बारे में बताते हैं, कैरियर के बारे में बताते हैं, पर एक भी बच्चा या एक भी माता पिता ऐसा प्रत्युत्तर लेके कभी नहीं आया आज तक कि मैं मेरे बच्चे को अच्छा इंसान बनाना चाहता हूं। मैंने तो एक भी माता पिता को नहीं देखा है, ना किसी बच्चे को देखा है। जब तक वो एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा, तब तक वो एक अच्छा डॉक्टर कैसे बनेगा, तब तक वो एक अच्छा इंजीनियर कैसे बनेगा, तब तक वो एक अच्छा शिक्षक कैसे बनेगा। हम सब माता पिता ज्यादातर सुन रहे हैं, शिक्षक गण भी बहुत सारे सुन रहे हैं। तो एक बात हम सब चाहते हैं माता पिता होने के नाते, बच्चे के माता पिता होने के नाते, कि मेरे बच्चे की पढ़ाई अच्छे से अच्छे स्कूल में होनी चाहिए, अच्छे से अच्छे विद्यालय में होनी चाहिए। मेरी जेब को अफोर्ड नहीं करता है फीस भरना, तो मैं कर्जा करके भी उसकी फी भरूंगा, पर उसको अच्छी स्कूल में डालूंगा। ये हर एक माता पिता चाहता है। पर हर एक माता पिता अपने हृदय पे, अपने दिल पे हाथ रखकर पूछिए अपने आप से, अच्छा स्कूल कब कहलाता है? क्या अच्छी बिल्डिंग होने से अच्छा स्कूल बन जाता है? बड़ी बिल्डिंग होने से अच्छा स्कूल बन जाता है? अच्छी लेबोरेटरी होने से अच्छा स्कूल बन जाता है?
अच्छे संसाधन होने से अच्छा स्कूल बन जाता है। उस स्कूल की आत्मा शिक्षक है, आचार्य है। जब आचार्य और शिक्षक की जब तक गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तब तक स्कूल अच्छा नहीं बनेगा। वो अच्छे शिक्षकों के माध्यम से ही बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। पर कितने माता पिता अपने बच्चों को शिक्षक बनाना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं शिक्षकों के साथ काम करता हूं, तो जब शिक्षकों को यह प्रश्न किया जाता है कि आप लोग 50 लोग मेरे सामने बैठे हो, बताइए अपनी इच्छा से, बाय चॉइस, बाय स्वयं चॉइस, सेल्फ चॉइस, इस शिक्षक के कार्य में कितने लोग अपनी इच्छा से आए हैं? तो वो 50 में से मुश्किल से 5 या 7 लोग कहते हैं कि हम अपनी इच्छा से आए हैं। बाकी के 40 या 45 लोग 50 में से ऐसा कहने वाले होते हैं कि और कुछ नहीं मिला इसलिए हम शिक्षक बन गए। तो बच्चों के जीवन घड़तर की जिम्मेदारी ऐसे शिक्षक लेते हैं, ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है। सभी शिक्षक ऐसे नहीं होते हैं, उनमें परिवर्तन आता है। ये 40-50 शिक्षक के कार्य में आने के बाद अच्छे शिक्षक बनते हैं, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, बच्चों को अच्छे बातें देने की दे रहे हैं, करते हैं, बट बाय चॉइस नहीं आते हैं। तो हम कैसे अपेक्षा रखें कि अच्छी स्कूल्स मिलेगी हमको? अच्छे स्कूल, आचार्य के बिना, अच्छे शिक्षक के बिना अच्छी स्कूल नहीं हो सकती। ये हम माता पिता ने ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे समाज को अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे इंजीनियर, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छे साइंटिस्ट की आवश्यकता है, वैसे ही अच्छे शिक्षक, अच्छे प्रोफेसर की भी आवश्यकता है। सबसे पहले वो आवश्यकता है। फिनलैंड नाम का सबसे छोटा देश है, वहां की शिक्षा पद्धति सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। क्यों? कि वहां मेजॉरिटी ऑफ द टीचर बाय चॉइस उस काम में जुड़ते हैं। उनकी पहली चॉइस होती है। जो बाल मंदिर में और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं, उनकी सैलरी सबसे ज्यादा होती है। सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वालों की सैलरी प्राइमरी स्कूल वाले शिक्षकों से कम होती है, क्योंकि कम आयु वाले बच्चों के साथ ज्यादा ध्यान रख के, ज्यादा समय देके शिक्षकों ने काम करना पड़ता है। तो अच्छे शिक्षक होंगे तो ही ज्यादा समय देके बच्चों के साथ काम कर सकेंगे, अन्यथा यह मुश्किल है। जब तक बाय चॉइस हमें शिक्षक नहीं मिलेंगे, तब तक हमारी शिक्षा पद्धति में भी सुधार नहीं होगा, शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं होगा। और शिक्षक भी समझते हैं, शिक्षकों ने समझना चाहिए, समझने नहीं हो तो, कि जब क्लासरूम में शिक्षक जाते हैं तो वो राजा होते हैं, दे आर किंग ऑफ देमसेल्फ। वो 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट जो उनको मिलती है, वो अपनी मनमानी से बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। तो मेरे में जो कुछ भी अच्छा है, ऐसी एक पवित्र भावना मन में रखते हुए अगर हम बच्चों को 100% देंगे तो उसकी फसल भी अच्छी मिलेगी, बच्चे भी अच्छे मिलेंगे। कोई भी बच्चा, शिक्षक हैं, हम माता पिता हैं, आज जो विद्यार्थी सुन रहे हैं वो भी, हमारे जीवन में जिसने परिवर्तन किया है उनको ही हम याद रखते हैं। उनके द्वारा जो मुझे शिक्षा मिली, उन्होंने मुझे जो सिखाया, जो गुण दिए, जो स्किल डेवलप की, वो मुझे जीवन भर याद रहती है। मैं किसी अच्छे एक्टर को लाइफ भर याद नहीं रखूंगा, अच्छे पॉलिटिकल लीडर को याद नहीं रखूंगा। आज भी अगर मुझे पूछा जाए कि 5वीं कक्षा में मुझे कौन से शिक्षक पढ़ाते थे, कौन सा विषय पढ़ाते थे, या तो किस शिक्षक ने मुझे अच्छा प्रदान किया, तो मुझे तुरंत नाम याद आ जाता है। और किसी का नाम मैं याद नहीं रखता हूं, क्योंकि बच्चों के मानस पे शिक्षक घुस जाता है। सबसे प्रथम माता पिता बच्चे के मानस पटल पर रहते हैं, और तीसरी अगर कोई व्यक्ति है तो वो है शिक्षक। इसलिए हमारे यहां कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव।
तो देवता के समान हमारे समाज में ये प्रणाली है। तो उसके ये सब कारण है कि हम जो सीख रहे हैं वो माता पिता और आचार्य के द्वारा ही सीखते हैं। जो कुछ भी हमें सीखना है, फिर हम वो कोई भी कला में हम पारंगत बन जाएं, फिर वो वाणिज्य की कला हो, मेडिकल की कला हो, इंजीनियरिंग की कला हो, वो पढ़ा हुआ वास्तव में मैंने इंसिडेंटली केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, पर आज आफ्टर 62 years and 38 years of my professional life, मैं बोल्डली कह सकता हूं कि इंजीनियरिंग में जो मैंने पढ़ा था उसका 2% भी मेरे इंजीनियरिंग कैरियर में काम नहीं आया। इंजीनियरिंग में जो चैलेंजेस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो पढ़ाया जाता है, उससे अलग होता है। वी हैव टू अप्लाई अवर माइंड टू द प्रॉब्लम्स एंड वी हैव टू बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम को पकड़े बैठा रहता हूं तो मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इसलिए प्रॉब्लम जो सामने आया है उसके कितने प्रकार के अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं और उसमें सबसे अच्छा सॉल्यूशन कौन सा है, यह स्किल हमें डेवलप करनी पड़ती है। इसलिए हम कम समय में कम पैसों से इफेक्टिवली उसका सॉल्यूशन जल्दी से निकाल सकते हैं। तो इंजीनियरिंग में जब पढ़ते हैं तो यह स्किल डेवलप करनी पड़ती है। पढ़ाई पर से कुछ काम नहीं आती है, पर ये आसपास की बातें जब हम सीखते हैं वो हमें ये सब काम में आती है। हमने जीवन की बात की, जीवन के स्किल्स की बात की, तो एक चीज और भी साथ साथ समझ लेनी चाहिए कि हमें जीवन का गोल भी नक्की करना चाहिए। कैरियर का गोल नहीं, जीवन का लक्ष्य नक्की करना चाहिए। वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक जीव का एक ही लक्ष्य होता है, मोक्ष प्राप्त करना। क्योंकि हमारे यहां 4 पुरुषार्थ की व्याख्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम धर्म और मोक्ष की पाटों में, नदी के जो 2 किनारे होते हैं वो किनारे धर्म और मोक्ष हैं, और उसके बीच में जो हम कार्य करते रहते हैं वो अर्थ और काम है। तो धर्म और मोक्ष के पाटों के बीच में रहते हुए हम जो भी करते हुए हैं, अंतिम लक्ष्य हमें मोक्ष तक जाना होता है। मोक्ष का मतलब सिंपल यह है कि हम जो जीवन जी रहे हैं उसके बाद मेरी कोई भी इच्छा जीते जी न रहे। जब तक मेरी सांस चलती है तब तक अभी इच्छाओं की समाप्ति हो जाए। इच्छाओं की समाप्ति हो गई और सांस चल गई तो मोक्ष मिला। और ये नहीं होता है, सांस चली जाती है पर इच्छाएं बाकी रह जाती है, तो हमें 84 लाख योनियों में इस आत्मा ने जन्म लेना पड़ता है। ये हमारे भारतीय शास्त्रों की मान्यता है। मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। कर्मों के सिद्धांत की अगर हम जब बात करते हैं तब, तो वो एक मोक्ष का लक्ष्य है। तो वो मोक्ष का लक्ष्य तभी ही प्राप्त हम कर सकते हैं जब हम हमारा गोल जीवन का अच्छा इंसान बनने का करें। अच्छा इंसान बनना मतलब क्या? तो समाज के लिए जीवन जीना। हम सब माता पिता हैं, आचार्य हैं, विद्यार्थी भी हैं। कई विद्यार्थी 15, 16, 17 साल के सुनते होंगे। आप थोड़ा अंतर्मुखी होकर सोचिए, हमको सबसे ज्यादा आनंद कब मिलता है? जब मैं अपने अलावा किसी और की मदद करता हूं तब मुझे सबसे ज्यादा आनंद मिलता है, वो सुख मिलता है। जब मैं बाहर के लोगों को भी अपना ही मानता हूं और मदद करने की भावना होती है और मेरी कृति से मैं उनको मदद करता हूं जिस प्रकार संभव हो उस प्रकार, तभी मेरे चेहरे पे आनंद की अनुभूति होती है। चाहे वो मैं किसी को रोटी खिलाऊं, मैं गाय को रोटी खिलाऊं तो भी मुझे आनंद की अनुभूति होती है। मैं चींटियों के लिए आटा डालूं तो भी मुझे आनंद की अनुभूति होती है। मैं पक्षियों के लिए दाने डालूं तो भी मुझे आनंद की अनुभूति होती है। मैं किसी को आर्थिक मदद करूं, बच्चा कमजोर है, उसके माता पिता उसको पढ़ा नहीं सकते हैं, उसकी फीस नहीं भर सकते हैं और हमने उसकी सहायता कर दी, तो वो मुझे आनंद देता है। तो हमसे खुद से ऊपर उठकर दूसरे किसी के लिए आगे आना, वही हमें सुख देता है और वो सुख ही हमारे मोक्ष की क्षण है। वो क्षणिक सुख मिलता है।
तो वो क्षणिक सुख को हमें निरंतर सुख बनाना हो तो हमारा जीवन का व्यवहार ऐसे हमें बनाना पड़ेगा। ये हमारे शास्त्रों ने, भारतीय संस्कृति ने सिद्ध किया हुआ है। मैं थोड़ा उस एंगल पे आपको ले जाना चाहता हूं कि अपने आप से ऊपर उठकर कैसे जाना। एक अपने यहां बहुत बड़े संत हो गए, अभी अभी हुए हैं, 100 साल पहले ही। रमण महर्षि उनका नाम है, तमिलनाडु में बहुत बड़े संत हुए। काफी लोग जो तमिलनाडु से होंगे, जो ये मुझे सुनते होंगे, उन्होंने उनका नाम भी सुना होगा, उनका साहित्य भी पढ़ा होगा। तो उनसे किसी ने एक प्रश्न पूछा कि हम लोग औरों की मदद कैसे करें। रमण महर्षि ने तुरंत ही उनको उत्तर दिया, यहां इस जगत में और कोई तो है ही नहीं। कितना पॉजिटिव थिंकिंग, इस जगत में और कोई है ही नहीं, जो कुछ भी है वो सब हमारे ही है, हम ही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो हम 84 लाख योनियों की बात करते हैं, चराचर जगत की बात करते हैं, सब में एक समान आत्मा है। उन आत्माओं ने चोला अलग अलग धारण किया है। मैंने मनुष्य का चोला धारण किया है, किसी ने गाय का चोला धारण किया है, किसी ने हाथी का चोला धारण किया है, किसी ने कुत्ते का चोला धारण किया है, और किसी ने वनस्पति का चोला धारण किया है, किसी ने जीव जंतु का चोला धारण किया है, पर उसके अंदर आत्मा तो वही है जो मेरे में है। तो ये अद्वैत भाव जब तक हमारे में नहीं आता है, तब तक हम सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि मैं अध्यात्म की बात करता हूं, ये अध्यात्म की बात नहीं है, ये हमारे संस्कार की बात है। हमारे देश में यही संस्कार मिले जाते हैं। बच्चों को ये स्किल अगर हम डेवलप करें कि दूसरों के लिए जीना है, अगर हम बच्चों को उंगली पकड़ के जब वो 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का है बाहर ले जाएं और पक्षियों के लिए दाना देना सिखाएं, चींटियों के लिए आटा डालना सिखाएं, कुत्ते के लिए या पक्षियों के लिए पानी डालना सिखाएं, तो ये स्किल है। आधुनिक जमाने में हम उसको कौशल्य कहते हैं, पर यह जीवन जीने की कला है। अगर ये जीवन जीने की कला बच्चे ने सीख ली, बाकी सब तो आ जाएगा। बाकी सब सीखा हुआ होगा तो जिंदगी में कभी भी आएगा। जैसे एक कहावत है ना, आपने तीरंदाजी सीख ली, घुड़सवारी सीख ली, साइकिल चलाना सीख लिया, तैरना सीख लिया, तो वो जीवन भर भूला नहीं जाता है। ऐसे जो ऐसी कलाएं हैं वो जीवन में कभी भूली नहीं जाती है। मुझे इससे एक उदाहरण अभी अभी ये कोविड का याद आया। मेरे एक मित्र हैं, उनकी उम्र अभी 70 साल की है और बहुत बड़ी फैक्ट्री के चेयरमैन है, पाइप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, मैं नाम नहीं दूंगा। और 25-30 साल से ये पाइप फैक्ट्री के कारोबार में लगे हुए हैं। 30 साल पहले उनका दर्जी काम का काम था, व्यवसाय था, सिलाई का काम था, कपड़े सीने का काम था, तो सिलाई काम करते थे। तो जीवन भर 35 साल तक उन्होंने सिलाई काम किया। बाद में जीवन ने एक टर्न लिया और वो उद्योगपति बन गए और आज उस उद्योग के चेयरमैन हैं। काफी अच्छा कारोबार चल रहा है। पर कोविड में घर बैठने को समय आ गया, करे क्या? फैक्ट्री पे तो जा नहीं सकते, फैक्ट्री चलाना तो बंद है। तो उन्हें जो 35 साल पहले जो उन्होंने सीखा हुआ था वो उनके काम में आया। उन्होंने सोचा, घर में ही बहू थी, उन्होंने बोला भाई मास्क लाओ, मुझे थोड़ा इतना सब्जी लेने जाना है। बोला घर में तो मास्क नहीं है, क्या करेंगे? तो उन्होंने अपनी वो पुरानी कला सिलाई काम में लाए। सिलाई की मशीन तो घर में पड़ी ही थी, घर में कपड़े भी पड़े थे, उसमें से खुद के लिए मास्क बना डाला, परिवार के लोगों के लिए मास्क बना डाला। और उसके ऊपर से उनको विचार आया कि हमारी जब ये हालत है, हम तो बंगले में रहने वाले हैं, हमारी जब ये हालत है, हमारे पास मास्क नहीं है, तो ये जो सफाई कर्मचारी आते हैं, दूसरे लोग जो रोज हमारी सेवा करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, घर में काम वाले आते हैं, उनके पास मास्क कहां से आएगा? शुरुआत में तो अफरा भी मची थी, किसी के पास मास्क थे ही नहीं। तो उन्होंने सब लोगों के लिए मास्क बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में पहले दिन में 8-10 मास्क बनाते थे, फिर प्रैक्टिस हो गई तो 25, 30, 40 मास्क बनाने लगे, और अभी तक वो प्रत्येक दिन मास्क बना के समाज सेवा का काम करते हैं।
तो ये कहां से आया? सिलाई तो उन्होंने सीखी थी, पर बचपन में माता पिता ने संस्कार दिया था कि दूसरे किसी के लिए काम आना। तो दूसरे किसी के लिए मेरे पास जो कौशल्य है सिलाई काम का, उस कौशल्य के माध्यम से मैं कैसे दूसरों के काम में आ सकूं, ये उन्होंने ढूंढ लिया और उस काम में अपने आप को लगा दिया। तो कौशल्य, जो कलाएं हैं, वो हम कुछ भी सीख सकते हैं, पर बच्चों को हमें जीवन जीने की कला में इस समय में सबसे ज्यादा समय देने का बताना चाहिए। इसलिए मैं जो कह रहा था कि हमें जीवन में गोल तय करना चाहिए। गोल कैसा होना चाहिए, कैसे तय कर सकते हैं? तो जीवन में जैसे जैसे भी आगे हम बढ़ेंगे तो हमारी अच्छी टीम बनानी पड़ेगी। अगर जीवन जीने की कला सीखी होगी तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ सहकार्यकर होंगे, उनको लेके हम काम कर सकते हैं। तो गोल का पहला अक्षर है जी। जी स्टैंड्स फॉर गुड टीम। ओ, ओवरकम चैलेंजेस। मैंने शुरुआत में ही कहा कि जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, संघर्ष करना पड़ेगा। तो जो जो संघर्ष आगे आगे आता जाएगा, उस प्रकार से सॉल्यूशन का हिस्सा बनते हुए हमें उसको ओवरकम करना पड़ेगा और फिर हमें उसके हिसाब से आगे काम करना पड़ेगा। एक्ट स्मार्टली। गोल में GOAL है, ए इज फॉर एक्ट स्मार्टली। स्मार्टली काम करना पड़ेगा। कम से कम समय, कम से कम मेहनत, कम से कम पूंजी, उसमें मैं कैसे आगे समय निकाल सकूं और मेरा गोल अचीव कर सकूं। और लास्ट में है एल इज फॉर लर्निंग, जो मैंने पहले ही बताया। और लर्निंग ऑलवेज, खाली लर्निंग नहीं, लर्निंग ऑलवेज। पहली सांस से लेके अंतिम सांस तक लर्निंग ऑलवेज, नॉन स्टॉप लर्निंग। मैं फेल हुआ उसमें से भी लर्निंग, मैं सक्सेस हुआ उसमें से भी लर्निंग। तो दोनों प्रकार के काम से मुझे लर्निंग में ही आगे बढ़ना चाहिए। कई माता पिता जो मुझे सुन रहे होंगे, कई आचार्यगण सुन रहे होंगे, बच्चों के साथ थोड़ा जब काम करें, बैठे हैं, अभी भी हम उनके पास समय होगा, अगर बैठने का समय मिले तो बच्चों का स्वॉट एनालिसिस जरूर करवाइए। SWOT। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है, पहला होता है एस का मतलब स्ट्रेंथ। बच्चे की क्या क्या स्ट्रेंथ है, कौन सी शक्तियां हैं उसमें। बच्चों के साथ हमें स्वयं भी, माता पिता ने भी बैठ के अपनी शक्तियां लिखनी चाहिए एक कागज में। बच्चों को भी बोलना चाहिए उसकी जो बुद्धि है वो 8वीं में पढ़ता होगा, 9वीं में पढ़ता होगा, 10वीं में पढ़ता होगा, 12वीं में पढ़ता होगा, इवन कॉलेज में होगा, इवन वो बच्चा प्रोफेशन में जॉब करता होगा या खुद का व्यवसाय होगा, तो भी उसको बोलो कि आप अपनी स्ट्रेंथ एक कागज पे लिखिए। बच्चा अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ लिखेगा और दूसरे पन्ने पे लिखवाइए उस बच्चे की स्वयं की वीकनेसेस क्या है, क्या कमजोरी है, क्या स्किल उसमें नहीं है, क्या कमजोरी है। वो स्वभावगत कमजोरियां भी हो सकती है या स्किल रिलेटेड भी हो सकती है। जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कम बोलता है, सबसे घुल मिल नहीं जाता है, इजीली बात नहीं कर सकता है बच्चा, तो ये कमजोरियां हुई। तो वो कमजोरियों का भी लिस्ट बनाना चाहिए, वीकनेसेस का भी लिस्ट बनाना चाहिए। और माता पिता ने बच्चे को ये वीकनेसेस कैसे ओवरकम की जाए उसके लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। स्ट्रेंथ जो है उसको ज्यादा मजबूत करना चाहिए, वीकनेसेस को ओवरकम करना चाहिए। अभी बचा ओ और पी। ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी। भविष्य में मैंने जो गोल मेरे तय किए हैं उसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म क्या अपॉर्चुनिटीज है मेरे काम में, मेरे गोल के अचीव करने से, तो वो अपॉर्चुनिटी भी उसने लिस्ट आउट करनी चाहिए एक तीसरे पन्ने पे। और चौथे पन्ने पे टी मतलब थ्रेट्स। कौन से चैलेंजेस हैं, कौन सी चुनौतियां हैं, वो भी लिस्ट आउट करनी चाहिए। तो जो चुनौतियां हैं उसको ओवरकम करने के लिए मुझे क्या क्या प्लानिंग करना पड़ेगा। कुछ शॉर्ट टर्म का प्लानिंग होगा, कुछ मीडियम टर्म का प्लानिंग होगा, कुछ लॉन्ग टर्म का प्लानिंग होगा। तो ये चारों बातें मिला के बच्चों का एक अपना व्यक्तित्व निर्माण होगा, माता पिता का व्यक्तित्व निर्माण होगा और साथ में मिलके हर एक किसी का स्वॉट एनालिसिस
स्ट्रेंथ है वो और स्ट्रेंथ होगी, वीकनेसेस कम होती जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज को हम गोल और रिजल्ट में कन्वर्ट करते जाएंगे और जो थ्रेड्स हैं उसको ओवरकम करते जाएंगे। बच्चा, माता पिता, कुल मिलाकर परिवार एक स्ट्रेंथन, मजबूत, संगठित परिवार बनकर उभरेगा। तो ये हमारा एक टाइम कंज्यूमशन इस टाइम में कैसे करना, वो करने का हमें एक उपाय करना चाहिए। बच्चे का मैंने कहा फिर से, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि बहुत जरूरी है और ये जीवन पर्यंत सब लोगों ने करना चाहिए। कम से कम प्रतिदिन 10 से 15 मिनट अपने आप अकेले में बैठ के खुद का सोचना चाहिए, स्वयं से बातें करनी चाहिए। कई हमारे जो योगी ऋषि मुनि हो गए हैं वो स्पष्ट तरीके से कहते हैं, जो अपने आप से बातें नहीं कर सकता वो किसी से बातें नहीं कर सकता। सो शांत चित्त से 10 मिनट, कम से कम 15 मिनट अकेले में बैठ के बात करनी चाहिए। ये जरूर करिए। इतना हो गया। अब मैं मेरे विषय पे आता हूं। मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूं वो हमारे समाज में कैसे हम काम करते हैं। हमारे समाज की शिक्षा होती है, हम अपने लिए नहीं जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं। हम समाज में रहते हैं, हम समाज के बिना अकेले नहीं रह सकते। वो परिवार, समाज, गांव, राष्ट्र और विश्व और समष्टि, ब्रह्मांड की हम चिंता करने वाले हैं। इसलिए हम वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं। आज हमारे विश्व में 2 बातों से पूरा विश्व त्रस्त है। ये महामारी अभी पिछले 2 महीने से हमें परेशान कर रही है, वो भी जो मैं विषय बता रहा हूं उसमें अंदर आ जाएगा। पहला है, हम आतंकवाद, टेररिस्ट से ग्रस्त हैं, और दूसरा हम त्रस्त हैं क्लाइमेट चेंज। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ चुका है, मौसम बदल चुके हैं और उसकी वजह से ही ये सब बीमारियां वगैरह बढ़ रही है। हमने ही पेड़ों को काटा है, वनों को काटा है, नदियों का इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं किया है। इसलिए हमारी संस्था जो IMCTF है, इनिशिएटिव फॉर मोरल एंड कल्चरल ट्रेनिंग फाउंडेशन, वो विद्यालयों में जाके, स्कूल्स में जाके आचार्य, शिक्षक और विद्यार्थियों के माध्यम से हम इन विषयों पर काम करते हैं। हमने उसके लिए 6 सिद्धांत तय किए हैं। पहले जो 3 सिद्धांत मैं बताऊंगा वो प्रकृति से संबंधित हैं। ये जीवन जीने की कला है, ये सीखना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। और हम स्कूल में काम करते हैं तो उसके क्या परिणाम मिलते हैं वो भी मैं जल्दी बताऊंगा। पहले मैं पहला विषय बता देता हूं, उसका नाम है वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना। कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वन मतलब पेड़, वन्य जीव मतलब वन में रहने वाले सभी जीव, शेर आ गए, लायन आ गए, टाइगर आ गए, बाकी सभी प्रकार के जीव आ गए। क्योंकि जब तक वन है तब तक ये सुरक्षित है, और ये सुरक्षित है तब तक वन सुरक्षित है। हमारे पूर्वजों ने महाभारत में ये कहा था कि वन में व्याघ्र मतलब टाइगर्स, टाइगर मतलब सभी प्रकार के हिंसक जीव आ गए, हिंसक प्राणी, हिंसक एनिमल आ गए, वाइल्ड एनिमल्स आ गए उसमें। वो बचेंगे तब तक वन सृष्टि बचेगी, और वन सृष्टि बचेगी तो वो वाइल्ड लाइफ बचेगी। और मैं बहुत पुराने समय में नहीं जाता हूं, अभी के समय में आऊं तो मात्र 100 साल पहले 1917 में, आज से 100 साल पहले भारत की गणना हुई थी वाइल्ड लाइफ की। 1917 में जब गणना हुई तो भारत में 40,000 टाइगर्स थे, 40,000। और तब हमारा फॉरेस्ट कवर भारत का था 40%, 40। आज 100 साल के अंदर ये फॉरेस्ट कवर कम होके 21% रह गया है। 42 में से हम 21 पे आ गए हैं, 42 में से 21 पे आ गए हैं, आधा हो गया है। और टाइगर की नंबर्स पे क्या इफेक्ट हुई है, वो 40,000 में से सिर्फ 2,300 रह गए हैं। टाइगर्स कम हो गए इसलिए फॉरेस्ट कम हुए, इसलिए टाइगर कम हुए। और इसीलिए हम लोग तो गुजरात में रहते हैं तो हमें सुनाई देता होगा कि हम कभी
पेपर्स में पढ़ते हैं कि ये लियोपर्ड हिम्मतनगर में आ गया, कभी हमने देखा कि ये नीलगाय है अहमदाबाद के विजयनगर 4 रास्ता पे आ गई, विजय चौकड़ी पे आ गई, कभी हमने देखा कि ये हिरन है वो फलाने हाईवे पे आ गए। क्यों? कि हमने फॉरेस्ट की लैंड कवर को कम कर दिया है। तो ये हमारा पहला टारगेट है और इसके लिए हम वृक्ष और स्नेक सर्प सृष्टि को प्रतीक मान के बच्चों के साथ स्कूल्स में काम करते हैं, ताकि बच्चों में वो संवेदना आए और बच्चे ये संदेश अपने व्यवहार में लाए, जीवन में व्यवहार में लाए, और बच्चे वृक्षों का जतन करना बचपन से सीखे। हमें पानी क्यों देना चाहिए, तुलसी को का पानी क्यों देना चाहिए, पीपल को पानी क्यों देना चाहिए, बरगद को पानी क्यों देना चाहिए, वो बच्चा तभी से सीखेगा तो उसको पेड़ों के प्रति जीवन भर लगाव हो जाएगा। ये हमारा प्रयत्न रहता है। ये शिक्षा हम पहले टॉपिक से देते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस, जीव सृष्टि का संतुलन। मैंने 84 लाख योनियों की बात की। मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं वो हमें सब पूरक हैं। हमारी संस्कृति ये कहती है कि मनुष्य होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है बाकी सब योनियों की रक्षा हमें करनी है, संरक्षण करना है, संवर्धन करना है। छोटा एग्जाम्पल अगर दूं, अगर हम कोई खेती से जुड़े हुए होंगे तो हमको पता होगा कि हम अर्थवर्म को पता है, गुजराती में अड़सिया बोलते हैं, अंग्रेजी में अर्थवर्म बोलते हैं, केचुआ बोलते हैं हिंदी में। वो किसान को कितना मददरूप होता है। वो जमीन जब उसको खुदाई करनी होती है उसके पहला अगर किचुए होते हैं तो वो ज्यादा खुदाई कर डालते हैं, इसलिए खाद के साथ अगर किचुओं को डाल दिया जाए तो वो जमीन को एकदम समरस बना देते हैं पहले से ही। तो किसान को वो खुदाई करने में बहुत कम मेहनत होती है, वो मदद रूप होता है। हम बटरफ्लाई को जानते हैं, अभी तो बटरफ्लाई बहुत कम हो गए हैं, हम शहर में रहने आ गए हैं, फूलों में वगैरह में। तो बटरफ्लाई, फूल, वनस्पति, फल, इनको जो बॉटनी पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि बटरफ्लाई का क्या महत्व है। एक वनस्पति सृष्टि से दूसरी वनस्पति सृष्टि में, एक वनस्पति से दूसरी वनस्पति में जो बीज होते हैं वनस्पति के, वो ले जाने का काम ये बटरफ्लाई करते हैं। पक्षी करते हैं, कई बार चिड़िया करती है, कबूतर करते हैं, ये सब हमें उपयोगी है। कौवे करते हैं। कौवे कैसे करते हैं? कई लोगों को हमारी संस्कृति मजाक रूप लगती है। भाद्रपद महीना आता है, हम पितृपक्ष की बात करते हैं, तब कौवों को खीर खिलाई जाती है। क्यों खिलाते हैं खीर? क्योंकि कौवे की जो सृष्टि होती है उसकी मादा कौवा जो होता है वो भाद्रपद महीने में वो अंडे रखती है। तो कौवों का भी वृद्धि होनी चाहिए, उनकी भी वृष्टि होनी चाहिए, तो उस मादा को पौष्टिक खुराक मिलना चाहिए। इतनी सूक्ष्म चिंता करके हमने भाद्रपद में पितृलोक को श्राद्ध के द्वारा खीर खिलाने की चिंता की। अभी क्यों चिंता करनी चाहिए कौवों की? हमने देखा होगा कि जो बरगद का पेड़ है, बनियन ट्री है या पीपल ट्री है, वो हमें 24 घंटों ऑक्सीजन देते हैं। तो वो कैसे बड़े होते हैं, कैसे पनपते हैं? तो जो उसका बी होता है वो कौवा खाता है। वो टेटी होती है, वो टेटी को कौवा खाता है और उसके पेट में जाके वो प्रोसेसिंग होता है और वो बी प्रोसेसिंग होके विष्टा में से जब बाहर निकलता है बी, उस विष्टा में से ही बरगद या पीपल का पेड़ उगता है और किसी तरह पीपल या बरगद का पेड़ नहीं हो सकता। तो बरगद और पीपल अगर हमें उगाने हैं तो कौवों को बचाना पड़ेगा और कौवों को बचाना होगा, उनकी वंश वृद्धि हो, इसलिए भाद्रपद में हमने ये खीर खिलाने की प्रथा शुरू की। कई लोगों ने इसके अंधविश्वास कहा, पर हमने इसको हमारे व्यवहार में डाल दिया। इसलिए कौवों की भी चिंता हम वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, ये हमारी जीवन पद्धति है। तो ऐसे छोटे छोटे प्राणियों की चिंता करना ये हमारी पद्धति है। तीसरा बिंदु आता है पर्यावरण। हमारा जो ये शरीर है पंचमहाभूत से बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो हमें कुदरत ने, प्रकृति ने जो दिया है उसकी संरचना करना
और इसीलिए नदी का संरक्षण करना, सरोवर का संरक्षण करना, पर्वतों का संरक्षण करना, पर्वतों अगर जो खनिज हैं, माइंस हैं, मिनरल्स हैं, उसका संरक्षण करना, जितनी जरूरत है उतना लेना। गाय के बछड़े को जितनी जरूरत होती है उतना दूध ही वो बछड़ा पीता है, बाकी का सबके लिए छोड़ देता है। तो इसलिए हमें दोहन करना है, शोषण नहीं करना है पृथ्वी का भी, या तो इन पंच महाभूत का भी। तो शोषण न करते हुए दोहन करने की संस्कृति, ये हमारी संस्कृति है, ये हमें सिखाया जाता है, ये बच्चों ने सीखना चाहिए। और इसीलिए पानी जो हमें बचाना पड़ेगा। मैं किसी भी पूजा पद्धति में मानता हूं, किसी भी उपासना पद्धति वाला होऊंगा, पर पानी तो मेरे जीवन की जरूरत है। वायु प्रदूषित न हो, ये मेरी जीवन की जरूरत है। मुझे अगर जीना है तो वायु शुद्ध चाहिए, मुझे अगर जीना है तो पानी शुद्ध चाहिए, मुझे अगर जीना है तो आकाश शुद्ध चाहिए, तभी जाके ओजोन की लेयर में पंक्चर नहीं होगा। नहीं तो ओजोन की लेयर में पंक्चर होगा तो अल्ट्रावायलेट रेज यहां आएंगे और पूरा वातावरण कलुषित हो जाएगा। तो प्रकृति ने जो हमें दिया है उसका संरक्षण करना, ये सीखना हमारे जीवन की कला है। इस बारे में हम बच्चों के साथ स्कूल में जाके काम करते हैं। और जैसे मैंने कहा, पहले के लिए हम नाग और तुलसी प्रतीक मानते हैं, पर्यावरण के लिए गंगा, सरोवर, तालाब, तुलसी इसको प्रतीक मानते हैं, और प्राणी जगत के लिए गौ माता है, हाथी है, और जो प्राणी है उनकी वंदना करना, इसको हम एक आदर का भाव हमारे मन में से होना चाहिए। हम पूजा करने में नहीं मानते हैं, पूजा करना शुरू करेंगे तो वो रिलीजन हो जाता है, रिचुअल्स हो जाता है। रिचुअल्स लंबे समय तक नहीं टिकते हैं और रिचुअल्स में बदलाव आता रहता है, पर अंदर का जो रेवरेंस होना चाहिए, एक आदर का भाव होना चाहिए, वो आदर का भाव अगर मुझ में पैदा होगा तो ये पूरी प्रकृति को मैं आदर के भाव से देखना शुरू करूंगा। ये हम बच्चों के साथ काम करते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। अगर ये हम करेंगे तो क्लाइमेट चेंज की जो मैंने समस्या कही उसको हम आंसर दे सकेंगे। और यही बात हमारे शास्त्रों में सालों से, हजारों सालों से कही गई है, वो पूरे विश्व को देना। भारत आज एक वर्ल्ड लीडर के नाते उभर रहा है। चैलेंजेस बहुत हैं, हम सबसे युवा कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा युवा इस कंट्री में रहते हैं। जो भी माता पिता सुन रहे होंगे उनकी आयु भी 40 से 50 साल के बीच में या 35 से 45 साल के बीच में होगी। तो हम युवा हैं, चैलेंजेस युवा को ही स्वीकार करनी पड़ेगी। देश को अगर आगे बढ़ाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को लीडर भी बनाना है, तो चैलेंजेस युवा को ही लेनी पड़ेगी। तो ये सब हमारे सामने चैलेंजेस हैं। तो ये चैलेंजेस अगर लेनी है, जो क्लाइमेट वाली चैलेंजेस है, वो हमें स्वीकारनी पड़ेगी और युवा लोगों ने ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए बचपन से बच्चों को संस्कारित करना और जीवन जीने की कला के माध्यम से ये हम उनको सिखाते हैं। दूसरा है आतंकवाद का, मैंने उल्लेख किया था। समय बहुत कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कवर अप करने का प्रयत्न करता हूं। हम चौथा सिद्धांत लेते हैं मानवीय और पारिवारिक मूल्यों का संवर्धन। आज हमारी मानव के प्रति संवेदना कम होती जा रही है और ये संवेदना कम होने के कारण ही आतंकवाद पनप रहा है। और एक पूजा पद्धति के लोग, एक उपासना पद्धति के लोग दूसरी उपासना पद्धति के लोगों को सहन नहीं कर सकते हैं। हमारी संस्कृति ने तो 33 करोड़ देवताओं की बात कही है। मैं माता जी को मानता हूं या किसी देवता को मानता हूं, इट डजंट मैटर। हम तो साथ में रहने वाले हैं हजारों सालों से। तो एक दूसरे के उपासना पद्धति को आदर करते हुए, समभाव रखते हुए जीने का हमारा जीवन का व्यवहार होता है। और इसी आधार पर हम अगर जीवन जिएंगे तो हमारी संवेदनाएं भी बरकरार रहेगी, किसी के प्रति हमें द्वेष नहीं होगा। ये रखते हुए मानवता के गुण, तो मानवता के गुण कहां से आएंगे? तो हम आचार्य को देव माने, अतिथि को देव माने, माता पिता को देव माने, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये पारिवारिक भावना हुई। अतिथि देवो भव, तो ये मानवीय भावना हुई। कोई भी हमारे घर परिवार में आता है तो हम उनको सम्मान से स्वीकार करते हैं, बिठाते हैं।
तो ये देवता स्वरूप उनको मानना, मतलब सम्मान देना, आदर देना, ये हमारी संस्कृति है। तो ये संवेदना जब रहेगी हमारे में, तभी हम ये चौथे गुण पे, इस विषय पे हम स्कूल्स में काम करते हैं। पांचवा मुद्दा हम देखते हैं तो वो नारी सम्मान को बढ़ावा देना। नारी सम्मान को बढ़ावा नहीं मिलता है, इसलिए हम नारी के खिलाफ आज हमें बहुत सारे जो घृणास्पद कार्य होते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो ये हमें कम करने होंगे। तो बचपन से ही बच्चों को नारी सम्मान की बात करनी पड़ेगी। हम काफी स्कूलों में काम करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं मेरी बात पूरी करूंगा जल्दी में। चेन्नई की एक स्कूल है, वो बहुत बड़ी स्कूल है, गणमान्य लोगों की स्कूल है, बहुत पैसे वाले बच्चे ही वहां पढ़ने आते हैं। प्रत्येक परिवार से 2 बच्चे अगर स्कूल में पढ़ने आते हैं तो उनको ड्रॉप करने के लिए 2 बड़ी बड़ी लग्जरियस कार आएगी, ऐसी स्कूल होती है। वहां जब हमारे कार्यकर्ता काम करने के लिए गए तो उन्होंने बोला कि ना हम आपके यहां आचार्य वंदना का कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो उनके मैनेजमेंट ने कहा कि हमारे वहां आचार्य वंदना हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको हम स्कूल में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। यहाँ ऐसे माता पिता आते हैं जो शिक्षक को डांट के जाते हैं क्लास में आके कि मैं फी भरता हूं, उसमें से तुम्हारी सैलरी निकलती है, इसलिए मेरे बच्चे को कुछ नहीं कहना। ऐसे वातावरण में आप आचार्य वंदना की बात करते हो, हमारी स्कूल बंद हो जाएगी, हम नहीं कर पाएंगे। 3 साल तक हमारे कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में उनसे पीछे लगे रहे कार्यक्रम के लिए। फिर हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको बताया कि आप स्वेच्छा से खाली बच्चों को पूछिए, किसी भी एक क्लास में पूछिए कि क्या आप आचार्य वंदना करना चाहेंगे। एक क्लास में पूछा, करीब 70% बच्चों ने हाँ कहा कि हम करेंगे। और फिर भी कोई आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, माता पिता उसके सामने बात ना कहे, तो उन्होंने कहा कि आप माता पिता से अनुमति लेके आइए, चिट्ठी लेके आइए कि मेरा बच्चा अगर स्कूल में आचार्य वंदना करता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ऐसे करीब 2-4 बच्चे निकल गए, बाकी सब लोगों ने कहा, हाँ कहा। तो जिन लोगों ने हाँ कहा कि हम आचार्य वंदना करेंगे, उनका एक दिन तय करके स्कूल में आचार्य वंदन का कार्यक्रम करवाया गया, बिल्कुल वैदिक पद्धति से, मंत्रोच्चार के साथ। बाकी सब स्कूल के बच्चों ने देखा और बाकी माता पिताओं को भी उनको आमंत्रित किया गया कि आप देखिए। तो ये जब कार्यक्रम हुआ, ये जब कार्यक्रम हो रहा था, बच्चों ने जिन्होंने हाँ कहा था, आचार्य एक आसन लेके बैठ गए, उनका विधिवत समादर होके उनका वंदन किया गया, पूजन नहीं वंदन, आदर से वंदन किया गया। सबने एक साथ वंदन किया, तभी सभी टीचर, सभी विद्यार्थी, सभी माता पिता एक साथ रोने लगे। पूरी स्कूल का वातावरण एकदम भावुक हो गया। मैं गमगीन हो गया ऐसा नहीं कहता हूं, भावुक हो गया। शिक्षक सोचने लगे ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, बच्चे सोचने लगे कि हमने भी ऐसा कभी सोचा नहीं था, माता पिता सोचने लगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। और उसके बाद जिन बच्चों ने हिस्सा नहीं लिया था, माता पिताओं ने मना किया था, सब आगे आके कहने लगे हमारे बच्चे भी ऐसा करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को आपने क्यों नहीं बोला। और पूरा वातावरण स्कूल का बदल गया और एक सामंजस्य भाव। तो मैनेजमेंट टीचर का जो प्रॉब्लम होता है, टीचर पेरेंट्स का प्रॉब्लम होता है, मैनेजमेंट पेरेंट्स का प्रॉब्लम होता है, टीचर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है, वो सब धीरे 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 समाप्त हो गया और उस स्कूल का पूरा इकोसिस्टम बदल गया। और आज उस स्कूल के डायरेक्टर जो मना करते थे पहले 3 साल तक, अभी उसको 5 साल और हो गए हैं, 8 साल हो गए इस अवधि में, आज वो IMCTF के कार्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कार्यकर्ता बने हैं और चेन्नई का जो चैप्टर बना है उसके अध्यक्ष भी बने हैं। तो इतना परिवर्तन आता है। मैं नारी की बात करता हूं, कन्या वंदन का कार्यक्रम भी करते हैं हम। नारी के प्रति सम्मान बचपन से लड़कों में आना चाहिए, ये भावना लड़कों में जगाने की आवश्यकता है। ये जो हम आजकल देख रहे हैं, नारियों के प्रति जो भी आदतें गलत हो रही हैं या गलत व्यवहार हो रहा है, वो पुरुष की
गलत दृष्टि, गलत व्यवहार की वजह से हो रहा है। मैं एक पुरुष हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, मातृशक्ति को नमन करते हुए कहता हूं, माताओं को प्रणाम करते हुए कहता हूं। हम जो पुरुष बैठे हों, जो सुनते होंगे, शायद उनको अच्छा ना भी लगे, फिर भी कहता हूं। नहीं तो 4 दिन की बच्ची पे बलात्कार, उस बच्ची की क्या गलती है? 6 महीने की बच्ची पे बलात्कार, वो 6 महीने की बच्ची की क्या गलती है? 80 साल की बुढ़ी के ऊपर बलात्कार, उस 80 साल की वृद्धा माता क्या क्या गलती है? ये क्या है? क्या हो रहा है? पुरुष की मनोवृत्ति बिगड़ चुकी है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। कारण कुछ भी रहे होंगे, हम कारण में नहीं जाते हैं इस वक्त के, पर यह होता है तो उसको मूल से सुधारना पड़ेगा। तो वो सुधारने के लिए हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं, सुवासिनी वंदन का कार्यक्रम करते हैं, कन्या वंदन का कार्यक्रम करते हैं। 10 साल से छोटी बच्ची का वंदन उसी स्कूल के बड़े बच्चे करते हैं। और उसका भी एक उदाहरण मैं दूंगा। एक स्कूल में एक लड़का था, उसका अपने ही क्लास की एक लड़के के साथ अनबन रहती थी, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती थी। इंसिडेंटली उसी स्कूल में, उस क्लास के में ये कन्या वंदन का कार्यक्रम हुआ। उस लड़के ने भी कन्या वंदन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उसी लड़की के पांव पखार के उसने वंदन करने का उसका निमित्त नहीं आया, पर कन्या वंदन का कार्यक्रम हुआ, कन्या वंदन का उसको महत्व समझाया गया। और जब ये कार्यक्रम हो गया, उसके कुछ दिन के बाद जब स्कूल छूट गई, तब उस लड़के को उसकी माता लेने आई घर ले जाने के लिए। तब उस बच्चे ने देखा कि वो लड़की जिसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही थी, वो बैठी हुई थी। तो उस लड़के ने अपनी माता को कहा कि माँ देखो ना, वो बच्ची अकेली क्यों बैठी है, क्या हुआ है उसको? तो माता ने जाके लड़की को पूछा कि बेटा तेरा क्या हुआ है, क्यों बैठी है? स्कूल में तो सब चले गए। बोले आज हमारी रिक्शा नहीं आने वाली है और मेरे पास फोन नहीं है, मेरी माता मेरे को लेने आएगी नहीं, उसको मैसेज नहीं मिला है, तो मैं क्या करूं? तो लड़के ने बोला माँ को कि भाई आप इसको फोन करो। तो माता ने उस लड़की की माँ को फोन किया, तो उसकी माता को पता चला। उसकी माता ने बोला ठीक है, मैं मेरी बच्ची को लेने के लिए आती हूँ। तो माता ने बोला उस लड़के को कि अब चलें, इसकी माता इसको लेने आने वाली है। बोले नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं, ये अकेली बैठी रहेगी, ये ठीक नहीं है। जब तक उसकी माता आ नहीं जाती है और उस बच्ची को लेके नहीं जाती है, तब तक हमें यहां रुकना चाहिए, ये वो बच्चा कहता है। तो ये संस्कार का कारण है, परिणाम है, ये इसकी उपज है, ये संस्कार है। ये कन्या वंदन के संस्कार के माध्यम से ये हम कर सके। ऐसे अनेकों बच्चों में अनेकों परिवर्तन आते हैं, जो प्रत्यक्ष उदाहरण हमें सैकड़ों मिलते हैं। एक बार जब ये कार्यक्रम स्कूल में शुरू हो जाते हैं तो अनेक उदाहरण मातृ पितृ वंदन के, माता पिता को पैर छू के रोज स्कूल में आना चाहिए, क्यों आना चाहिए और उसके क्या सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, हमारी एनर्जी कैसे बढ़ती है, हमारी ऊर्जा बहुत बढ़ती है, ये सब उदाहरण हमें बहुत सारे मिलते हैं। अभी समय के अभाव में मैं ज्यादा उदाहरण नहीं देता हूं। और हमारा छठा बिंदु है राष्ट्रभक्ति जागरण का कार्य करना। हम जिस देश में जी रहे हैं, जिस मातृभूमि में हम जी रहे हैं, जिस पुण्य भूमि में जी रहे हैं, जो हमारी कर्म भूमि भी है, जिस भूमि का अनाज खाकर हम बड़े हो रहे हैं, जिसका पानी पीकर हम बड़े हो रहे हैं, जिसकी हवा लेकर हम जिंदा हैं, उस मातृभूमि, पुण्य भूमि, कर्म भूमि, ऐसी मंगलकारी भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य है। और वो हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, हमारा भारत है, उसके प्रति भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम भारत माता वंदन का कार्यक्रम करते हैं। और हमारे राष्ट्र के जो वीर नायक हैं, सेना नायक हैं, सेना में जो लोगों ने अपनी जान दे दी है, ऐसे आज तक आजादी के बाद 1947 के बाद 21 परमवीर चक्र विजेता है, उसमें से 3 अभी तक जिंदा है, 18 स्वर्गवासी हो चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो उन 21 परमवीर चक्र विजेताओं का स्कूल में हम बहुत भावपूर्वक, भाववाही तरीके से हम उनका वंदन करते हैं, उनको आदरांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और इस निमित्त माता पिताओं को बुलाते हैं और फौज में से किसी न किसी रिटायर्ड फौजी को बुलाते हैं, फिर वो फौजी हो, मेजर हो, कर्नल हो, लेफ्टिनेंट कर्नल हो या तो जनरल हो, जो भी हमें जनरल मिल जाए उनको बुलाते हैं।
तो इस प्रकार से फौजियों का सम्मान भी हो जाता है और हमारे समाज में एक जागृति आ जाती है कि भाई फौज में जाना मतलब मरने की बात नहीं है, फौज में जाकर भी सम्मान पूर्वक जीवन जिया जा सकता है। ऐसा एक मन में दृढ़ भाव हम उनमें लाते हैं। तो इन 6 बिंदुओं पे हम काम करते हैं। 6 बिंदु में एक बार फिर से दोहरा जाता हूं। पहला बिंदु है कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, दूसरा है इकोलॉजिकल बैलेंस, थर्ड है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, चौथा है मानवीय और पारिवारिक मूल्यों का संवर्धन, पांचवा है नारी सम्मान और छठा है राष्ट्रभक्ति जागरण। तो ये 6 मूल्य अगर हमने सीख लिए, बच्चों को सिखा लिए और बच्चों को जीवन जीने की कला में ये बचपन से डाल दिए, तो जीवन भर एक अच्छा इंसान बनके ये बच्चे आगे आएंगे, अच्छा नागरिक बनेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, अपने देश के प्रति काम करेंगे, समाज के प्रति काम करेंगे, अपने परिवार को तो बिल्कुल संभालेंगे ही संभालेंगे, पर समाज परिवार से ऊपर उठकर समाज का और देश का भी चिंतन करेंगे और देश के लिए काम करेंगे। कुछ ना कुछ त्यागने की उनके अंदर भावना आएगी। ये सब बातें कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। एक बार फिर से डीपीएस भोपाल संस्थान का आभारी हूं जो मुझे आप सबसे बात करने का अवसर दिया। खूब खूब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबको शत शत नमन करता हूं। प्रणाम।